हेलो एवरीवन, लॉ लॉजिक में मैं आस्था एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपका प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक का लगभग आखिरी टॉपिक है। बात करते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार की। आर्टिकल 73। जब भी हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति को, चाहे राष्ट्रपति की हम ऑर्डिनेंस पावर पढ़ें या फिर हम राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर, हम बार बार पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति की शक्ति का विस्तार वहीं तक है जहां संघ की शक्ति का विस्तार है। तो आइए हम जानते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वास्तव में कहां तक होता है और कौन से ऐसे विषय हैं जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंदर आते हैं, जिसके ऊपर राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति या फिर विधि निर्माण की शक्ति होती है। विधि निर्माण जो हम लोगों ने पढ़ा था, अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के अंदर। तो आइए हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिकल 73 की लैंग्वेज की, क्योंकि मेरे बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमें बेरेक की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सामने से बेरेक की लैंग्वेज एक बार पढ़ा दूँ ताकि आपके लिए पढ़ना ईजी हो जाए। आप भी पेंसिल लेकर बैठा करें और मेरे साथ पढ़ा करिए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन विषयों तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। तो पहली बात तो बहुत अच्छे से क्लियर है, जिसमें जिन टॉपिक पे पार्लियामेंट विधि बना रही है। अब हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्चुअल में पार्लियामेंट किन बातों पर विधि बना रही है, जिसे मैं आपको अभी ये लैंग्वेज कंप्लीट करने के बाद, बेरेक का आर्टिकल 73 पढ़ाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से विषय हैं जिसपे संघ की विधायिका यानी पार्लियामेंट है वो लॉ बनाती है, और जिन जिन बातों पर पार्लियामेंट लॉ बनाती है, अपने जो है नियम बनाती है, उन बातों पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है। ये बात हमने यहाँ पर आर्टिकल 73 के पहले क्लॉज में पढ़ ली, तो इसे आप याद रखिएगा। दूसरा क्लॉज कहता है, किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिताओं के प्रयोग तक। जहाँ कहीं भी कोई संधि या करार है, उसके प्रयोग करने के लिए, उसको पूरा उसमें इफेक्ट में लाने के लिए भारत में अगर किसी तरीके के कोई अधिकार भारत की सरकार के द्वारा प्रयोग किए गए हैं तो वो भी क्या होगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आएंगे। यानी उन विषयों पर राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं या फिर राष्ट्रपति उस पर क्षमादान की शक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्योंकि आप जब भी पढ़ते हैं, आप आर्टिकल 123 पढ़ते हैं, आपको मिलता है कि ये वहीं तक इस शक्ति का विस्तार है जहाँ तक संघ की शक्ति का विस्तार है, जहाँ पे संसद को विधि बनाने की शक्ति है। या हम देखते हैं यहाँ पर आपकी आर्टिकल 72, तो वो भी यही सेम बात कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति तक ही राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का विस्तार है। तो दो बातें हमने अभी भी देख ली। पहली बात क्या, जिन विषयों पर संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन विषयों पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है। और दूसरी बात हमने ये देखा कि जिस समय पे जब भी कोई संधि या करार को जो किसी विदेशी किसी व्यक्ति के साथ में किया गया है, किसी दूसरे देश के साथ में किया गया है, उसको अगर इफेक्ट में लाना है और सरकार उसके बारे में कोई कदम उठाएगी तो वो भी संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार माना जाएगा। लेकिन देखिए, इसमें एक परंतु कहा जाता है, प्रोविजो, जो कि क्या बात करता है, परंतु इस संविधान में या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय। जब कभी ये लाइन दिखेगा साथ में, जब कभी ऐसा होता है कि कहीं पर कोई बात स्पष्ट रूप से लिख दी गई, अगर कोई बात स्पष्ट रूप से लिख दी गई यानी संसद ने कोई उपबंध कर दिया है, तब फिर क्या माना जाएगा, संसद का वो उपबंध माना जाएगा। लेकिन क्या कह रहे हैं कि संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अव्यक्त रूप से या यथा उपबंधित के सिवाय, यानी कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है, तो फिर क्या होगा, खंड का में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिसके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। देखिए, इस बात को अगर मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाऊं तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 246, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी 246, तो उसमें हम क्या देखते हैं, विषय वस्तु जिनके बारे में संघ को और राज्यों को विधि बनाने की शक्ति होती है, वो विषय वस्तु, वो सब्जेक्ट मैटर जिनके ऊपर ये लोग लॉज बनाते हैं। तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, हमारे पास शेड्यूल्स हैं, जो हमारी अनुसूचियां हैं, उनमें एक अनुसूची है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची क्या बताती है, 3 तरीके की सूचियां बताती है, 3 लिस्ट बताती है। एक संघ सूची है आपकी सेंट्रल लिस्ट, जो पे लॉ बनाने की
पूरी पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। दूसरी आपकी स्टेट लिस्ट है जिसपे लॉ बनाने की पूरी पावर स्टेट के पास है। और तीसरी आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है, ये विवाद का विषय है क्योंकि इस पे संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को लॉ बनाने की पावर है। तो ये कह क्या रहे हैं, परंतु इस संविधान में या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अव्यक्त रूप से या यथा उपबंधित के सिवाय उपखंड का में निर्दिष्ट का क्या कर रहा था, संसद को जिन बातों पे विधि बनाने की शक्ति है उन पे कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा, है ना। तो काम में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य के ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिसके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। यानी राज्य सूची जहां भी राज्य को विधि बनाने की शक्ति है वहां पे संसद को नहीं होगा और कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भी नहीं होगा। साथ साथ समवर्ती सूची के वो विषय जिन पर किसी राज्य ने अपनी विधि बना रखी है, राष्ट्रपति की सहमति से बना रखी है। देखिए, जब भी कभी समवर्ती सूची का कोई विषय होता है और उस पे संघ की कोई विधि बनी हुई है यानी पार्लियामेंट ने बना रखी है तो वो विधि लागू होती है, या राज्य ने बनाई है और संघ ने कोई विधि नहीं बना रखी है तो राज्य की विधि लागू होती है। लेकिन अगर कभी ऐसा है कि संघ ने कोई विधि बना रखी है लेकिन उसके बावजूद राज्य को ऐसा लगता है कि नहीं, मेरा राज्य विशेष है, मेरे राज्य की परिस्थितियां अलग हैं और मैं अपने राज्य की परिस्थितियों के हिसाब से यहाँ के लिए डिफरेंट लॉ बनाना चाहता हूँ, और इसके बारे में राज्यपाल के पास मतलब पूरा प्रोसीजर पूरा करके राज्यपाल के पास विधेयक भेजा जाता है और वो उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज देते हैं। अगर राष्ट्रपति समवर्ती सूची के उस विषय पर अपनी सहमति दे देते हैं जिसपे संघ की पहले से कोई विधि बनी है तो उस राज्य विशेष के अंदर वो विषय राज्य के द्वारा बनाई हुई विधि से ही आगे प्रशासित होता है, नियंत्रित होता है, ना कि संघ की बनाई हुई विधि से होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि समवर्ती सूची पर वैसे तो अगर केंद्र और राज्य दोनों ने विधि बनाई है तो केंद्र की विधि होगी, लेकिन अगर राज्य ने बाद में बनाई और राष्ट्रपति ने सहमति दी है तो राज्य की विधि उस क्षेत्र में लागू होती है। ये ऐसे क्षेत्र, ऐसे विषय होते हैं जिसपे संघ और राज्य दोनों ही विधि बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको, ये वाला जो आपको प्रोविजो है, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पे ज़रूर क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपका क्लॉज 2 एक इजी सी बात कहता है, जब तक संसद अन्यथा उपबंध ना करे, तो कोई नई लॉ ना बना दे इस बारे में, तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य और राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी कार्यपालिका शक्ति के कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा जिसका प्रयोग वह राज्य या उसका कोई अधिकारी प्राधिकारी संविधान के प्रारंभ होने के पहले करता था। यानी जब तक कोई विधि नहीं बना दी गई है तब तक जिस भी राज्य के पास, उसे किसी अधिकारी प्राधिकारी के पास जिस भी के बारे में लॉ बनाने की कोई पावर है वो एज इट इज काम करती रहेगी उस संविधान के पहले से जो पावर है। तो जब पार्लियामेंट इस बारे में कोई लॉ बना देगा तब किससे गवर्न होगा, तब वो गवर्न होगा पार्लियामेंट के नए लॉ से। लेकिन जब तक नहीं बनाते तब तक किससे होगा, जो पुरानी व्यवस्था चलती चली आ रही है वही व्यवस्था आगे लागू रहेगी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया आर्टिकल 73 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आप सबके लिए। क्या चीजें पढ़ी, सबसे पहले तो पार्लियामेंट को जिन विषयों पर विधि बनाने का अधिकार है, संघ की कार्यपालिका को उन्हीं विधियों को लागू करने, उन्हीं पे क्षमादान देने या उन्हीं पे अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहाँ पे दी गई है। तो हमारे लिए ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वास्तव में संसद को किन विषयों पर विधि बनाने की का यहाँ अधिकार है। पहली बात, अगर हम इसको पूरा समझना चाहें, वैसे तो आगे चल करके मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 11, लेकिन फिर भी उसे कुछ आर्टिकल्स मैं आपके लिए निकाल कर लेकर आई हूँ ताकि मैं आपको बात एक्सप्लेन कर पाऊँ कि एग्जैक्टली कौन से विषय हैं जो संसद के हाथ में आते हैं। सबसे पहले तो मैं अगर बात करूँ आर्टिकल 245 की, तो आर्टिकल 245 तो सिंपल सी बात कहता है कि किस एरिया के लिए विधि बनाई जाएगी। तो संसद जाहिर तौर पे वो देश की संसद है, पूरे देश के लिए विधि बना सकती है। यानी भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में किसी भी विषय पर, किसी भी क्षेत्र के लिए, विषय नहीं, किसी भी क्षेत्र के लिए संसद जो है विधि बना सकती है। यानी पूरे भारत के लिए या भारत के किसी भाग के लिए संसद विधि बना सकती है। जबकि वहीं पर राज्य का क्या है, राज्य अपने क्षेत्र के लिए या उसी किसी भाग के लिए विधि बना सकता है, पूरे भारत के लिए नहीं बना सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर 246 कहता है, जो बात करता है सब्जेक्ट मैटर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आप सबके लिए। यहीं पर यहाँ हम देखते हैं कि एक 7 शेड्यूल की बात की गई है जिसमें बताई गई है 3 लिस्ट।
आपकी सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्ग्रुएंट लिस्ट, जो कि क्या बताती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या कह रही है कि कौन किस विषय पे बना सकता है। इन लिस्ट के अंदर वो बहुत सारे विषय दिए हैं, टॉपिक दिए हैं जिन पर कोई जो है राज्य या केंद्र अपने लॉज बनाते हैं। तो संघ सूची पे केंद्र सरकार, राज्य सूची पे राज्य सरकार और समवर्ती सूची पे राज्य और केंद्र मिल करके अपनी विधि बनाते हैं। तो जिन भी विषय पर यानी संघ सूची पे जो विषय पर बनाए गए लॉज, उन पे कहाँ की कार्यपालिका शक्ति कार्य करेगी, जाहिर तौर पे संघ की कार्यपालिका शक्ति। या समवर्ती सूची के वो विषय जिन पे संसद ने अपनी विधि बना रखी है, उन पे कौन सी कार्यपालिका शक्ति काम करेगी, तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति काम करेगी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ तक तो बातें क्लियर हैं, जहाँ पे मेंशन है कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे आपका आर्टिकल 248 बात करता है कि अगर कहीं पे कुछ भी मेंशन नहीं है, जैसे हमने सेंटर लिस्ट में कुछ टॉपिक लिख दिए, स्टेट लिस्ट में लिख दिए, कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में लिख दिए, लेकिन मान लेते हैं कि कोई ऐसा विषय है जो हमने स्टेट लिस्ट में या कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में मेंशन नहीं किया है, मतलब एक तरह से हमने कहीं मेंशन नहीं किया है। हमने जब समय बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, हमारे विद्वान संविधान निर्माता संविधान लिख रहे थे, उस समय पर उनके दिमाग में वो बात नहीं आई, वो बात उस समाज की ज़रूरत ही नहीं थी, तो वो विषय लिखा ही नहीं गया। उस विषय पे कौन बनाएगा विधि, तो उस विषय पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होती है। तो जो विषय राज्य सूची में मेंशन नहीं है, समवर्ती सूची में मेंशन नहीं है, वो विषय पे हमेशा और हमेशा सिर्फ पार्लियामेंट बनाती है लॉज। तो जब लॉ पार्लियामेंट बनाएगी तो एग्जीक्यूटिव पावर किसकी यूज़ होगी, तो वो हमेशा सेंटर की ही यूज़ होगी। जहाँ जहाँ संसद बना रही है विधि, वहाँ संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है। तो आगे देखते हैं, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, आप एक बार पढ़ करके देख लीजिएगा 248, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिर बात करें 250 की, अगर 250 की बात की जाए, 249 बीच में 249 की बात की जाए, तो यह है नेशनल इंटरेस्ट के टॉपिक। अगर कभी राज्यसभा किसी विषय के बारे में ये बात घोषित करती है कि ये विषय वास्तव में राष्ट्रीय हित का है, ये नेशनल इंटरेस्ट का टॉपिक है, तो उस सिचुएशन में उस पर विधि बनाने की शक्ति चाहे वो राज्य सूची का ही विषय क्यों ना रहा हो, लेकिन अगर राज्यसभा ने उसे नेशनल इंटरेस्ट के राष्ट्रीय हित का विषय घोषित कर दिया, तो उस पर विधि बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद की होती है, राज्य की कोई शक्ति नहीं होती है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि वैसे तो राज्य सूची के विषय निर्धारित है, उन पर सिर्फ राज्य ही विधि बनाएगी, लेकिन अगर कभी किसी सिचुएशन में राज्यसभा इसका प्रस्ताव लाती है, वही उसको बताती है कि कोई विषय राष्ट्रीय हित का है, तो अगर राज्यसभा ने ऐसा कर दिया, उस सिचुएशन में राष्ट्रीय हित के विषय पे सिर्फ और सिर्फ संसद विधि बनाएगी, और जब विधि संसद बनाएगी तो एग्जीक्यूटिव पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही यहाँ पर काम करेगी। इसके बाद बात करें 250 की, 250 बात करता है कि जब कभी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, हम आगे चल के इमरजेंसी के आर्टिकल्स पढ़ेंगे, फिलहाल आपके लिए को बहुत हल्के में ब्रीफली बता दूं तो 3 तरीके की इमरजेंसीज की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। एक आपकी नेशनल इमरजेंसी है, एक आपकी स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर की इमरजेंसी है, और तीसरी आपकी है फाइनेंशियल फेलियर की कंडीशन, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी को तो अभी तक भारत ने कभी देखा नहीं है, टचवुड कभी देखे भी नहीं। इसके अलावा हम अगर बात करें नेशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी, जो कि अक्सर कर आपने देखी भी, स्टेट इमरजेंसी तो आपने बहुत देखी है, नेशनल इमरजेंसी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अब तक देश में कितनी बार लागू की जा चुकी है। अपने कई पिछले लेक्चर से मैंने कई बार इमरजेंसी का जिक्र किया है, तो मैं आपसे आज पूछ रही हूँ, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नेशनल इमरजेंसी अब तक भारत में कितनी बार लागू की जा चुकी है। और इसके लिए आपको जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो ग्राउंड्स वगैरह सब पढ़ाएंगे, लेकिन जिस समय पर इमरजेंसी की सिचुएशन है, यानी कि देश में आपातकाल की घोषणा कर रखी है राष्ट्रपति ने, उस समय पर जो भी लॉ बनाने की पावर है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होती है। उस समय स्टेट जो लिस्ट है उसके जो टॉपिक हैं उस पर भी लॉ सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही बनाता है, उसके लॉ जो है स्टेट नहीं बनाता। और उस टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे, एग्जीक्यूटिव पावर भी उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट की ही काम करेगी, राज्य की नहीं करेगी। लेकिन ये इमरजेंसी में बनाए हुए लॉज जब इमरजेंसी खत्म हो जाती है, तब अगर स्टेट उन्हें अप्रूव करेगा तो ही वो काम करेंगे, अदरवाइज उनकी आगे वैलिडिटी नहीं बचती है। ठीक है, आप इसे पढ़िएगा 250, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो आपका वैसे तो 251 और 52 भी है जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगे तो मैंने यहाँ पे बात नहीं की। 51 सिंपली ये बात करता है कि अगर कोई टॉपिक 49 या 50 का है, उस पर स्टेट का भी लॉ है और जो है सेंटर का भी लॉ है, तो क्या होगा। इसके अलावा आपका 52 बात करता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट मिलजुल कर ये बात करते हैं कि मेरे लिए सेंटर लॉ बना दे, तो सेंटर उस कंडीशन में लॉ बना सकता है। लेकिन अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए है वह है 253, जो कि बात करता है कि अगर कभी कोई भी ट्रीटी या कोई एग्रीमेंट
कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे किया गया तो उसके बारे में उसको इफेक्ट में लाने के लिए जो भी लॉ बनाया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया जाएगा। तो जब भी कभी हम ये देखते हैं कि किसी भी तरीके से इफेक्ट देना है किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट या ट्रीटी को, तो सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट के पास इसकी कोई पावर नहीं है कि वो उसके ऊपर लॉ बनाए। उसकी पावर हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है। और ये लाइन अभी सेपरेटली हमने 73 में भी पढ़ी थी। 73 में ये चीज़ हमने स्पेशली पढ़ी क्लॉज 1 के बी में, जिसमें बात कही गई थी कि अगर कोई तरीके से एग्रीमेंट, संधि या करार को प्रभाव में लाने के लिए किन्हीं अधिकार या प्राधिकारों का प्रयोग किया जाता है तो उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है। ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल्स मुझे लगा कि आपका एक बार इस पे ध्यान ले आया जाए कि ये सभी चीज़ों पे संघ की कार्यपालिका शक्ति आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 73 ये बात कहता है कि जिन विषयों पर पार्लियामेंट लॉ बना रहा है उन विषयों पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का भी विस्तार होता है। और कार्यपालिका शक्ति का विस्तार पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम पार्डनिंग पावर या क्षमादान की शक्ति पढ़ते हैं तो हम साफ साफ पढ़ते हैं कि क्षमादान की शक्ति कहाँ है? जहाँ तक राज्य संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है वहाँ तक है। या फिर जब पढ़ते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति तो हम क्या पढ़ते हैं? कहाँ तक है? जहाँ तक जो है संसद की शक्ति है वहाँ तक है। तो आपके लिए जानना जरूरी है कि वास्तव में संसद की विधि बनाने की शक्ति कहाँ तक है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक मेरे साथ में ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने से टॉपिक समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए पॉसिबल हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पढ़ाई कीजिए।